Assalamu alaikum. After discussing structure and mechanism of striated muscles, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मसल फटीग। अब फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज करनी है या आप भाग रहे हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, हम थक जाते हैं, हम में आगे मज़ीद हिम्मत नहीं होती कि हम कंटिन्यू कर सकें। तो ये जो थकने वाली कंडीशन है इसको मसल फटीग कहा जाता है। अब इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? मसल फटीग इज़ डिफाइंड एज डिक्रीज इन पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू सस्टेन्ड स्टिमुलस। कि वो जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की पावर है, वो हम एक्सरसाइज और भागना क्यों कर रहे थे? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। अब मसल के कॉन्ट्रैक्शन की पावर कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है ड्यू टू ऑन गोइंग स्टिमुलस। वो जो हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं उसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की पावर कम हो गई है, या मसल्स आर अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट, अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मसल फटीग कहते हैं। कॉजेज़ क्या हैं? देखें, जब नॉर्मली हम कोई काम करते हैं तो हमारे जो मसल्स में ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमें एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है उस काम के लिए। लेकिन फटीग कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि हमने अचानक से मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है तो ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पा रही होती जितनी उस टाइम मसल को ज़रूरत होती है। तो उस टाइम जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है वो एरोबिकली नहीं होता, ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होता, अब वो एनारोबिकली हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। तो एनारोबिकली जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में, और उससे हमारे जो मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट या जमा हो जाती है। जब लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा हो जाएगी तो इस कंडीशन को मसल फटीग कहते हैं। वो फटीग कंडीशन थकने वाली कंडीशन क्यों है? क्योंकि लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा हो चुका है। तब ये जो टायरिंग कंडीशन है या फटीग कंडीशन है, इसको रिकवर इससे कैसे किया जाता है? जब हम एक्सरसाइज स्टॉप कर लेते हैं या भागना स्टॉप कर दिया है तो आपने नोट किया होगा कि हम बहुत फास्ट ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। तो उस फास्ट ब्रीदिंग से होता क्या है, जो ऑक्सीजन है वो मसल्स तक पहुंचाई जा रही होती है। तो जब ऑक्सीजन मसल्स तक जाएगी तो वो ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड को रिमूव करती है। कैसे रिमूव करती है? लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन कन्वर्ट करेगी हाइड्रोजन, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड में, या तो फिर ग्लाइकोजन में। ऑक्सीजन हैवी ब्रीथिंग से कहाँ जा रही है? मसल्स में जा रही है, और लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर रही है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, या उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी। तो वो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हमें चाहिए लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए, उस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन डेप्थ कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू रिमूव लैक्टिक एसिड फ्रॉम टायर्ड मसल्स या फटीग मसल इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। अब नेक्स्ट है एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास दो कंडीशंस हैं, टेटनी और क्रैम्प्स। टेटनी कहते हैं मसल्स का खिंच जाना, और क्रैम्प्स कहते हैं अकड़ने को, मसल्स का अकड़ जाना। तो टेटनी, अब देखें नॉर्मली क्या होता है, नर्व इम्पल्स ब्रेन से मैसेज लेकर आती है कॉन्ट्रैक्शन का। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, जाकर थिन फिलामेंट से बाइंड हुए, एक्टिव साइट्स एक्सपोज हुई, मायोसिन का हेड जाकर उन थिन फिलामेंट के साथ क्रॉस ब्रिज बना लेता है, और उसके बाद जब नर्व इम्पल्स स्टॉप हो जाती है तो मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, कैल्शियम दोबारा सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में वापस चली जाती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, वो जो नर्व इम्पल्स आ रही है वो कंटिन्यूस एक्साइटेड स्टेट में है, और ये इनवॉलंटरी हमारे अख्तियार में नहीं है, ये बॉडी के अपने अख्तियार में है। तो नर्व इम्पल्स जब एक्साइटेड स्टेट में मौजूद रहेगी, स्टॉप नहीं होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, मसल्स कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे। जो कैल्शियम आयंस रिलीज हो चुके हैं वो वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नर्व इम्पल्स एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है। जब नर्व इम्पल्स स्टॉप होगी तभी जो कैल्शियम आयंस वापस सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में जा सकते हैं। जब जब कैल्शियम आयंस मौजूद होंगे तो बाइंडिंग साइट्स भी एक्सपोज होंगी, तो मायोसिन जो है वो कंटिन्यूस क्या होता है, उस
एक्टिन फिलामेंट्स के साथ या थिन फिलामेंट्स के साथ क्रॉस ब्रिज बना रहा होता है और कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। तो टेटानियम में क्या हो रहा है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है स्ट्राइडेंट मसल की। और ये क्यों होती है, क्योंकि मसल्स जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो एक्साइटेड स्टेट में मौजूद हैं, वो स्टॉप नहीं हो रही। और इनका कॉज क्या है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल लो हो जाता है। तो मेन कॉज क्या है, कैल्शियम लेवल लो हो जाने की वजह से न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, जो कि मसल्स को कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्टेड हालत में रखते हैं। झटके भी पड़ने लग जाते हैं मसल्स में। जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हालत में रहते हैं और वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन या रिलैक्स पोजीशन में नहीं आ पाते। इस कंडीशन को कहते हैं टेटनिंग। उसके बाद क्रैम्प्स है। क्रैम्प्स क्या कहते हैं, मसल्स के अकड़ने को। और ये कब होता है, जब हम दिन भर बहुत ज़्यादा काम कर लें तो रात के टाइम हमारे मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा कि हम लोग उनको हम अपने लिम्स को मोड़ नहीं सकते, हमें सीधी हालत में रखना होता है। तो कॉज क्या है, रात के टाइम शुगर लेवल लो हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो एज अ रिज़ल्ट क्रैम्प्स होते हैं। तो डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और लो ब्लड शुगर लेवल जो हैं कॉजेज़ हैं क्रैम्प्स के। और स्पोर्ट्समैन में ये ज़्यादा चांसेस हैं इनके होने के। तो अब नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न क्या है, एक तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम जब ब्लड में हो जाए, और दूसरा डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और लो ब्लड शुगर लेवल। फिर अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट। स्केलेटल मसल्स कैसे अरेंज होते हैं, पेयर्स में अरेंज होते हैं, दो मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल ले लें अपनी अपर आर्म की। तो यहाँ पे दो मसल्स प्रेजेंट हैं, एक है बाइसेप्स और एक है ट्राइसेप्स। तो ये एक पेयर है मसल्स का। ये काम कैसे करते हैं, जब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पहले वाले रिलैक्स होंगे, जब पहले वाले रिलैक्स होंगे तो दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जब बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी आर्म जो है ये बेंड होती है, उस टाइम ट्राइसेप्स रिलैक्स होते हैं। उसके बाद जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बाइसेप्स रिलैक्स हो जाएंगे और हमारी आर्म क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। तो ये जो मसल्स ऑपोजिट काम करते हैं, इस ऑपोजिट काम करने को एंटागोनिस्टिक कहते हैं। One muscle of a pair contracts to bend a joint, the other muscle of the pair contracts to straighten the joint. Such a set of muscles is called antagonistic muscles। और इसकी एग्जांपल क्या है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो हमारे अपर आर्म में प्रेजेंट हैं। तो जो मसल्स आर्म को बेंड करवा रहे हैं उनको फ्लेक्सर्स कहेंगे, और जो मसल्स आर्म को स्ट्रेट कर रहे हैं उनको एक्सटेंसर्स कहेंगे। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स की। प्रोट्रैक्टर मसल्स हैं जो कि आर्म को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। रिट्रैक्टर मसल्स आर्म को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। एबडक्टर मसल्स आर्म को बॉडी से दूर लेकर जाते हैं, एडक्टर मसल्स आर्म को बॉडी के करीब ले आते हैं, और रोटेटर मसल्स आर्म को रोटेट करते हैं हर डायरेक्शन में। तो ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर एंटागोनिस्टिक मसल्स, राइट एग्जांपल्स। आपने डिफाइन करके इन एग्जांपल्स लिखनी है, या राइट अ नोट ऑन एंटागोनिस्टिक मसल्स भी आता है। अभी मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहा जाता है, और मैंने आपको ये जॉइंट्स पढ़ाते हुए बताया था कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट है वो कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये साइनोवियल जॉइंट है, मतलब साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है, और साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे बना था, जो पेक्टोरल गर्डल्स से जो शोल्डर्स थे हमारे, वहाँ पे बोन प्रेजेंट थी जिसको नाम दिया है स्कैपुला का। स्कैपुला की कैविटी जो है, इस कैविटी में फिक्स होता है ह्यूमरस बोन का हेड, और ये ह्यूमरस बोन कहाँ प्रेजेंट है, हमारे अपर आर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो कैविटी है स्कैपुला की, इस कैविटी को ग्लिनॉइड कैविटी कहा जाता है। अब चूँकि ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस बोन का जो हेड है ये मिल रहे हैं आपस में, इनकी इस आर्टिकुलेशन को ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन कहा जाता है। ग्लिनो वर्ड कहाँ से आया है, स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी से, और ह्यूमरल आया है ह्यूमरस बोन से। तो इनकी आर्टिकुलेशन हो रही है, आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन।